हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का एग्जाम बी में। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स-ए-एफ-ओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों एफएसएसएआई सीएफएसओ एनटीयू के सीबीटी 1 के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं। सो अगेन मैनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड फॉर द सीबीटी 2। बट सेम टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों का 50-50% वेटेज है। आपको सीबीटी 2 के लिए पूरी मेहनत करनी है। ये चीज ना डिस्कस करें कि कम से कम आपकी अपनी सीबीटी 1 के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कितने मार्क्स लाने हैं। आपने सीबीटी 1 दिया, आपके जितने भी मार्क्स आए अभी के लिए आप उसको भूल जाइए। आप पूरी प्रिपरेशन कीजिए सीबीटी 2 के लिए। जो सिलेबस है पूरा पढ़िए। ये मत सोचिए कि आपको केवल इतने ही मार्क्स चाहिए, आप तो सबसे ऊपर है या आपके सबसे कम है, आपके बीच में। ये सारी चीजें निकाल दीजिए। एंड जिन भी स्टूडेंट का सीबीटी 1 क्लियर नहीं हुआ है, आप बहुत ज्यादा निराश ना हो। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपकी नॉलेज कम है या आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी। कभी ना कभी बहुत सारे रीजंस होते हैं। कभी हमारे एग्जाम सेंटर पे कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिसकी वजह से, या फिर हमारे एग्जाम सेंटर पे जो एक एग्जाम प्रेशर होता है उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ रह जाता है। तो आप बहुत ज्यादा निराश ना हो, कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रही होगी। सो आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है सीबीटी 2 के लिए, सो दैट कि आप अपनी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग अभी से करें। जनरली अगर एफएसएसएआई के एग्जामिनेशंस को आप देखेंगे, प्रीवियस ट्रेंड को देखेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो नोटिफिकेशन था 2019 में जब ये रिक्रूटमेंट हुई थी, तो इसमें फेज 1 24 जुलाई और 25 जुलाई को था, और जो रिटर्न एग्जामिनेशन था सितंबर अक्टूबर में था। एक्चुअल एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा उसके डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि उस टाइम पे जब एफएसएसएआई ने एग्जाम निकाला था तो उनके माइंड में 2 महीने का एटलीस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं गैप था दोनों एग्जाम के बीच में, दोनों एग्जाम्स के बीच में। तो अभी भी आप देखेंगे ये जो सिनेरियो है इस बार का 2021 में अक्टूबर में जब इसका नोटिफिकेशन आया था एफएसएसएआई का, तो उसके बाद जनवरी में पहले ये एग्जाम शेड्यूल हुआ, जनवरी में फिर डिफर हो गया, जनवरी में डिफर होने के बाद फरवरी में आप भी देख सकते हैं 7 फरवरी को दोबारा से री अनाउंस किया गया, और एग्जाम कब हुआ 29 एंड 30 मार्च में। तो अगेन तब भी लगभग आपको 2 महीने दिए गए थे या 50 डेज दिए गए। हमेशा जब भी इससे पहले भी जो डेट अनाउंस की गई उसमें 50 डेज आपको एडवांस में मिले थे। तो लगभग एफएसएसएआई हमेशा 50 डेज एडवांस में आपको देता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है कि जब भी आपका सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन होगा एटलीस्ट आपको 50 डेज तो उसमें मिलेंगे ही, नहीं भी होंगे तो कोई भी एग्जामिनेशन 30 डेज के एडवांस नोटिफिकेशन के बाद ही होता है। तो इतना अप्रॉक्स टाइम डेफिनेटली आपको मिलेगा या फिर मिलना चाहिए। तो अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट या फिर जो सबसे अच्छी बात है आपके लिए, जिन भी स्टूडेंट का क्वालिफाई हुआ है सीबीटी 2 के लिए, ये आपके पास एडिशनल टाइम है। और इसमें सबसे अच्छी बात मैं ये कहूंगा, क्योंकि बाकी एग्जामिनेशंस को आप देखेंगे ना तो मेंस काफी डिफरेंट होता है। यहाँ पे क्या फायदा है आपके पास, ये जो सिलेबस है टेक्निकल ऑफिसर एंड सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का, ये सिलेबस जो प्रीलिम्स में था उसका बहुत कम पार्ट है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो उसमें फंक्शनल नॉलेज वाला पार्ट था, यहाँ पे वो कंप्लीट सिलेबस है 80 क्वेश्चंस के लिए। तो यहाँ पे आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि नई चीजें पढ़नी है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी है सीबीटी 1 के लिए। अब देखिए कई सारी चीजें डिस्कस होती हैं। कल मेरा कई स्टूडेंट से डिस्कशन हो रहा था, तो ये था कि सर इसमें बहुत डेप्थ में आएगा, बहुत ज्यादा डीप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए डीप कुछ होता नहीं है। मतलब क्या चीज डीप होती है, आपको अगर किसी कोई कॉन्सेप्ट आता है, अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग उसमें अच्छी है, मान लीजिए हम प्रोसेसिंग की बात करें या फिर नोवल टेक्नोलॉजीज की बात करें, अगर आपने नोवल टेक्नोलॉजीज पढ़ी है, सिंपल पास्चराइजेशन का ही अगर आप एग्जाम्पल लें, आपको तीनों टेक्नोलॉजी पता है, तीनों मेथड्स पता है, तो आपको उसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। अगर आपने सुपरफिशियली पढ़ा है और कुछ ऐसा क्वेश्चन उसमें से पूछा गया जो आपको नहीं आएगा, तो आप सीधे उसको कह देंगे कि ये क्वेश्चन बहुत इनडेप्थ था। तो वो इनडेप्थ या फिर बहुत हम कहें जो डीप स्टडी है, वो कोई डेफिनेशन होती नहीं है। बेसिकली आपको कंसेप्ट को पूरा पढ़ना है। और ध्यान रहे कि देखिए ये जितने भी टॉपिक्स हैं, आप सभी को पता है आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल कोर्सेज से है, तो हर एक टॉपिक में बहुत वाइड स्कोप होता है। आपने देखा है इतने सारे रिसर्च पेपर है हर एक चीज के लिए। इवन पास्चराइजेशन ही देखेंगे आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर मिल जाएंगे। रेंज रहती है हर चीज के लिए, टू द पॉइंट आंसर भी नहीं दिया रहता है, और बहुत सारी बुक्स हैं। सेम टाइम आपको ये देखना है कि आपको एग्जाम पॉइंट के लिए कितना पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात है कि ये भी नहीं है कि आप पूरा पीएचडी करने में लग गए, तो आपको सारे पॉइंट्स को थॉरोली पढ़ना है। होता क्या है
मैंने ये जनरली देखा है, क्योंकि यहाँ पे जो FSSAI के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे, सबके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है वो डिफरेंट सब्जेक्ट से है, मतलब सारे लगभग एक से होंगे ऐसा यहाँ पे नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स भी हैं, फूड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स भी हैं, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स भी हैं और डिफरेंट स्टूडेंट्स भी हैं। तो यहाँ पे आपको क्या, आपने कुछ ना कुछ पार्शियली पढ़ा होगा। अब मान लीजिए कि आपने फूड प्रोसेसिंग बहुत अच्छे से पढ़ा, आपने फूड टेक्नोलॉजी या किसी चीज में, तो आपको लगेगा कि यार ये मेरे को और पढ़ना चाहिए, आप कहीं ना कहीं इन पार्ट को मिस करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी ना करें, तीनों चीज को बराबर वेटेज देके आप इसको पढ़ें। बेसिक्स ऑफ फूड केमिस्ट्री एंड रोल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, ऐसा भी नहीं है कि बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, ये सारी चीजें मतलब हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, रोल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, है ना। तो अब आप उसको, आपको ये भी देखना है कि पेपर एग्जामिनेशन पॉइंट से क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, हर चीज रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये देखना है। एंड फूड एडिटिव्स, ये बाकी सारे टॉपिक्स वैसे ही आपको करने हैं। तो कहने का मतलब है कि CBT 2 में आपके पास वही चीजें हैं जो आपने CBT 1 में पढ़ी थी। अब आपको क्या करना है, ये मत सोचिए कि आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी है, बहुत सारा कुछ पढ़ना है। ये ध्यान रखिए कि जितना भी आपने पढ़ा है पहले तो वो आपको कंसेप्ट क्लियर हो, जितने यहाँ पे चीजें लिखी इनके कंसेप्ट क्लियर हो, और आप उसको रेगुलरली रिवाइज करें। आप इतना सारा पढ़ेंगे और रिवाइज नहीं करेंगे उसका कोई फायदा नहीं। आप इतना पढ़िए और उसको रिवाइज करिए, उसका बहुत फायदा होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में उससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। CBT 1 में आपका एक्सपीरियंस रहा होगा डेफिनेटली, तो उसके बेसिस पे आप इसको कर सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। लास्ट टाइम जब ये पेपर हुआ था तो ये डिस्क्रिप्टिव था। डिस्क्रिप्टिव में कुछ अपने अलग एडवांटेज या डिसएडवांटेज होते हैं। यहाँ पे आपके लिए एडवांटेजेस भी हैं एंड अगेन डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज में ये कहूंगा कि 30 मार्क्स के सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, MCQs है, मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कहीं नहीं करनी है, तो वो भी आपके लिए एक चीज बच गया कि आपको टू द पॉइंट वन लाइनर या जो आप स्पेसिफिक स्टडी करते हैं वो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। यहाँ पे सिंगल करेक्ट ऑप्शन तो ठीक है, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन ये आपको बहुत ध्यान से देने हैं, क्योंकि यहाँ पे जितनी प्रोबेबिलिटी प्लस में मार्क्स मिलने की है उससे कहीं ज्यादा पॉसिबिलिटी माइनस में मार्क्स मिलने की होगी। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा क्वेश्चन आया आपके पास कि आपको एक ऑप्शन में तो बिल्कुल क्लियर है, 4 जो ऑप्शन रहेंगे उसमें एक ऑप्शन आपको बिल्कुल क्लियर है कि यही आंसर होगा, मतलब ये एक आंसर हो सकता है, सेकंड में आपको थोड़ा सा डाउट है, और सेकंड और थर्ड में आपको थोड़ा सा डाउट है। अब आप के पास 2 ऑप्शन है, या तो आप केवल फर्स्ट को टिक कीजिए बाकी छोड़िए, बट डेफिनेटली हमको लालच रहता ही, हम सोचते हैं कि डेफिनेटली अगर हमारा एक और सही हो गया तो हमको ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, +4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो मान लीजिए कि सेकंड ऑप्शन सही था, आपने फर्स्ट और थर्ड कर दिया, आपको -2 हो जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये जितने भी ऑप्शंस हैं इसके अलावा किसी भी केस में -2 मार्क्स होंगे, तो ये चीज आपको बहुत ध्यान से देनी है। 20 क्वेश्चन है, 80 मार्क्स मैक्सिमम है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको किसी भी कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। जहां पे आपको नहीं आएगा, डाउट होगा, उसको छोड़ दीजिएगा, ऐसा हम हमेशा करते हैं, बट अभी बहुत टाइम है तो अभी छोड़ने की बात नहीं करेंगे। अभी आपको सारा कुछ बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिल इन द ब्लैंक्स, कॉम्प्रिहेंशन, मैच ऑफ द फॉलोइंग, ये बाकी सारी चीजें कॉमन है, तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी कुछ भी नहीं है। पेपर ठीक रहेगा क्योंकि डिस्क्रिप्टिव नहीं है, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सरदर्द होता है अदरवाइज कि सर कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, एंड अगेन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का क्या होगा, वो सारी चीजें कुछ भी नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसको रेगुलरली पढ़िए। हम लोग अपने कोर्स में भी रेगुलरली सारी चीजों को फॉलो करते हैं, एंड जो हमारा कोर्स है हम लोग उसमें बहुत स्पेसिफिक, मतलब ऐसा नहीं देखिए, आपको भी पता है कि हर एक टॉपिक के लिए बहुत सारी चीजें पढ़ी जा सकती हैं, हर एक इंडिविजुअल टॉपिक के लिए इंडिविजुअल बुक हो सकती है। आपको ये सेलेक्ट करके पढ़ना है कि कौन सी ऐसी चीजें जो इंपॉर्टेंट है और रेगुलरली पूछी जाती है। हमने अपने कोर्स में भी इसको ऐसे ही डिजाइन किया है। रेगुलरली हम लोग लाइव क्लास करते हैं। अभी आप देखेंगे माइक्रोबियल फूड स्पॉइलेज की क्लास हुई थी, देन फूड बॉर्न डिजीजेस की, अभी नोवेल फूड प्रोसेसिंग टेक्निक्स की नेक्स्ट संडे को फिर से क्लास होगी योगेश सर की। देन ये क्लासेस आप देख सकते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट ये इंपॉर्टेंट है, जितने ज्यादा आप MCQs प्रैक्टिस कर सके आप करिए, किसी भी सोर्स से करें, कहीं से भी करें, बस MCQ रेगुलरली प्रैक्टिस करें। सोर्सेस थोड़े सा अच्छे रखिएगा, क्योंकि कहीं पता चला कि किसी भी रीजन से मान लीजिए वहां पे कुछ गड़बड़ हुई तो वो कंसेप्ट आपके माइंड में रह सकता है, तो वो चीज भी आपको देखनी है। आप एग्जाम में मॉक टेस्ट ट्राई कर सकते हैं, ये CBT 1 के लिए थे, तो CBT 1 में आप केवल फंक्शनल नॉलेज वाला दे सकते हैं। CBT 2 में जो एग्जाम के अकॉर्डिंग हमने पूरा का पूरा मॉक टेस्ट प्रिपेयर किया है, 80 क्वेश्चंस का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पे, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, ये जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं, सो यू विल गेट 40% ऑफ, और बाकी फैकल्टीज और कोर्स प्रोग्राम मैंने आपको बताया ही, आप डेमो देख सकते हैं कोर्सेज का, एंड
मैं आपको फिर से बता दूं कि हम लोग बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स प्रोवाइड करते हैं जिनको आप बार बार रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। CBT 1 में भी हमने देखा था। एंड रेगुलरली लाइव क्लासेस होती हैं फॉर पर्टिकुलर टॉपिक, सारे टॉपिक्स के लिए लाइव क्लासेस होती हैं जो डिस्कशन ओरिएंटेड या फिर सब्जेक्ट टॉपिक ओरिएंटेड रहती हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आप लोग अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। बाकी आपकी कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।